नमस्कार भाइयों। स्वागत है आपका रामबन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, उम्मीद है आपने दीपावली का पर्व बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ और बड़े जोश के साथ मनाया होगा। उम्मीद है आप सब, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल रूप से इस त्यौहार को मनाने में सफल हुए होंगे। हालांकि अभी भी ये पावन पर्व जो है हमारा दीपावली का पावन पर्व, इसके अभी भी दो बातें बची हुई हैं। अभी हमारा गोवर्धन पूजा और भाई दूज है जो इसी कड़ी में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन भाइयों, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम और वीडियो को अपलोड करने में और इंतजार कर सकें, क्योंकि दिल्ली पुलिस AWO का एग्ज़ाम है आपके पास बिल्कुल सामने। तो उसी के लिए हमने करंट अफेयर्स को आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेन जो है दिल्ली पुलिस AWO को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जैसा आप सभी जानते हैं, कोई भी वीडियो होती है, कोई भी जीके या रीजनिंग या मैथ होता है, वो सभी एग्जाम में बराबर का हिस्सेदार होता है, या ये कह सकते हैं कि सभी में बराबर का महत्व होता है उसका। तो उसी कड़ी में हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं करंट अफेयर्स। भैया 2022 की ही करंट अफेयर्स है। तो पहली चीज देखिए, पहला क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कितने भैया, 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर को मंजूरी दी है। और ये कहाँ पर, महाराष्ट्र के जैतापुर में। तो महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी किस किस के बीच सहयोग हुआ है, केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार और फ्रांस के बीच। और जब ये है तो यहाँ याद रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना हो गई है। कौन भैया, जैतापुर महाराष्ट्र। इसकी क्षमता 9,900 मेगावाट हो गई है। तो लगभग 10,000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा, जैतापुर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसका सहयोग है यहाँ पर, फ्रांस का तकनीकी सहयोग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय है। भारत में सबसे युवा मेयर कौन बनी है, मेयर मतलब महापौर या मेयर कहें, आर्य राजेंद्रन बनी है। कहां पर भैया, केरल में। भाई केरल की आर्य राजेंद्रन जो मेयर बनी है, भारत में सबसे युवा महापौर बनने का इनके नाम रिकॉर्ड हो गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। लक्षद्वीप ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका वन क्षेत्रफल 0% है। ऑफिशियली रूप से लक्षद्वीप का वन क्षेत्रफल 0% घोषित किया हो गया है। ये ध्यान रखना है, पहले से ये है, लेकिन ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें वन क्षेत्र 0% है, तो लक्षद्वीप है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको याद रखना है, यहां पर भी हम अलग से बताएंगे। पहले सी ड्रैगन अभ्यास जो है 6 देशों ने मिलकर किया है। पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है, पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन। भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ये कोरिया लिखा हुआ, दक्षिण कोरिया याद रखना। इन देशों ने मिलकर कौन सा अभ्यास किया, सी ड्रैगन। और याद रखना, यहाँ पर सी गार्जियन अगर आ जाए तो सी गार्जियन, तो उसमें कौन है, यहाँ पर मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, कलर यहाँ पर ले लेते हैं। सी गार्जियन युद्ध अभ्यास में कौन कौन है, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किया, सी गार्जियन 2। ठीक है, तो अगर सी गार्जियन पूछे तो पाकिस्तान, चीन है, और सी ड्रैगन पूछे तो 6 देश है जिनमें भारत भी है। सी गार्जियन पाकिस्तान और चीन ने मिलकर, और सी ड्रैगन भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भाई आगे। देखिए क्या है भाई, यहाँ पर एक चीज हो रहा है, 2022 का 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी को कहाँ मनाया गया, पुदुचेरी में। पुदुचेरी में जो है इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। और जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में मड क्रैब रियो वायरस, बहुत अच्छा सवाल है। मड क्रैब रियो वायरस जंगली केकड़े की सामूहिक मृत्यु का कारण बना। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि कौन से राज्य में अभी हाल ही में जंगली केकड़ों की मृत्यु हुई, बहुत सारे सामूहिक मृत्यु, तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हुई। या ये पूछा जा सकता है उस सामूहिक मृत्यु का कारण क्या था, तो मड क्रैब रियो वायरस, किसका, जंगली केकड़ों की मृत्यु का, सामूहिक मृत्यु का कारण था मड क्रैब रियो वायरस। आगे बढ़ते हैं। जेसी चौधरी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में, अंग ज्योतिष के क्षेत्र में
गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब इससे पहले गिनीज बुक में किसी भी ज्योतिष जैसी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। तो पहले व्यक्ति हैं जेसी चौधरी, जिन्हें अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिपुरा राज्य ने बांस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव कहाँ स्थापित हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। तो भारत का पहला बांस गांव भैया त्रिपुरा में स्थापित हुआ है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश की आगामी परियोजना है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण की योजना स्टैचू ऑफ वननेस, जगतगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण की योजना है स्टैचू ऑफ वननेस, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर जगह है। ठीक है भैया। और स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल। समझ में आया? ठीक है। तो शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस। आगे बढ़ते हैं भैया जी। एयरटेल पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सवाल कैसे बनेगा, पूछा जाएगा। रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया हाल ही में, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। तो इसको मतलब तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए इन्होंने संविधान में संशोधन भी किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है। तो दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में, जैसे अकाल तख्त, ठीक है, इस तरह के जो तख्त होते हैं उसमें मान्यता दी गई है भाई 5वें। ये पूछा जाता था कितना नंबर। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केवड़िया कहाँ पर है भाइयों? गुजरात में। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केवड़िया रेलवे स्टेशन। अब उसका नाम केवड़िया रेलवे स्टेशन के बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। केवड़िया नगर स्टेशन का नाम करके क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्यों प्रसिद्ध है? समझ में आ गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, इसलिए एकता नगर नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ घोषित, किसने घोषित किया? तमिलनाडु ने। अब देखिए, ये डुगोंग जो होता है इसे समुद्री गाय भी कहते हैं। ये जो डुगोंग है इसे समुद्री गाय भी कहते हैं भाई। और ये जो डुगोंग है ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। किस में भैया? रेड लिस्ट में शामिल है, क्योंकि ये जो डुगोंग होता है ये शाकाहारी होता है, समुद्री घास को खाता है। और समुद्री घास की कमी के कारण इसकी जो जनसंख्या है वो भी कम हो रही है और रेड लिस्ट में पहुंच चुका है IUCN की। कौन भाई? डुगोंग, और जिसे समुद्री क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। अब इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? जहाँ पर पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल संधि है उसमें यहाँ पर डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ पर भैया? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी के पास जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, उसे क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया एकल खिताब 2022 जीता। कुछ बताने लायक है नहीं चीज़, ऐसे ही बस याद रखना है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने 2022 में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युगल खिताब जीता। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं भाइयों। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना मैगी की खोज की। मैगी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो मैगी खोजी है वो है क्या? तो आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से निर्मित है।
हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी हुई है क्या भाई, मैगी, जो आकाशगंगा की सबसे लंबी संरचना है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। सुमित भाले, बहुत अच्छा सवाल है। सुमित भाले दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता लोक कला महोत्सव में। और सुमित भाले का संबंध लावणी लोक संगीत से है। लावणी किस जो राज्य से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लावणी जो होता है उस क्षेत्र में सुमित भाले जुड़े हुए हैं। और ये जो लोक कला महोत्सव हो रहा था दुबई में, इसमें क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता भारत के सुमित भाले ने और भारत की कला लावणी ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। जो शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ताकत देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तेलंगाना राज्य ने शुरू किया मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम। ठीक है भाइयों, अगले सवाल पर चलते हैं। चीन की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग जिसका नाम ताइहू है, वाहन यातायात के लिए खुल गई है। तो वाहन यातायात के लिए वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग ताइहू है, जो कहाँ पर है, चीन में है। ताइहू सुरंग क्या है, पानी के नीचे वाहन यातायात के लिए सबसे लंबी सुरंग है जिसमें से व्हीकल गुजर सकते हैं, और ये कहाँ, चीन में है। ठीक है भाइयों, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 100 साल पुराने पद्य नाटकम ऐसे लिख लीजिए, पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगाया, जो 100 साल पुराना ये पद्य नाटकम, मतलब चिंतामणि पद्य नाटकम पूरा कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया मध्य प्रदेश ने। यूएई के अबू धाबी में हौथी विद्रोही को कई बार हूती विद्रोही भी बोलते हैं। हूती कहो या हौथी विद्रोही कहो, समूह ने तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया। ये जो हूती विद्रोही हैं, ये भाई कहाँ से हैं, ये यमन के हैं। यमन देश है। अब यमन देश जो है क्या है कि यमन देश के ज़्यादातर हिस्से पर हूतियों का कब्जा है, हूती विद्रोही का कब्जा है। ठीक है, अब देखिए यमन की दो सरकार मानिए, अब एक यमन की ऑफिशियल सरकार और एक हूती विद्रोहियों की सरकार, ये चल रही थी। अब क्या हुआ कि सऊदी अरब और यूएई मिलकर इनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो सऊदी अरब और यूएई मिलकर इनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो ये जो हूती विद्रोही है, ये सऊदी अरब और यूएई से दोनों चिड़े हुए हैं। तो हूती विद्रोहियों ने यूएई के अबू धाबी में ड्रोन हमला किया, जो तेल टैंकर थे उन्हीं को उड़ा दिया ड्रोन से। ठीक है, सवाल ये बन सकता, हूती विद्रोही किस देश के थे, यमन से जुड़े हुए हैं, शुरुआत यमन से है। ठीक है, अभी कहाँ आक्रमण किया, यूएई में किया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया, हूती विद्रोही या हौथी विद्रोही, बात एक ही होती है भैया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाल ही में सेबी ने बाजारों के बारे में जानकारी, बाजार यानी स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के बारे में जानकारी करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, सारथी ऐप किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है। किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है भाइयों, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। गुजरात उच्च न्यायालय डिजिटल न्याय घड़ी, बहुत अच्छा है, डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो डिजिटल न्याय घड़ी शुरू करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, गुजरात हाई कोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई, अभी निधन लिख रखा है, हत्या ही हुई थी। ठीक है, इसके बारे में तो आपने बहुत पढ़ रखा होगा। गीता गोपीनाथ को, पहली वीडियो में मैंने इनका जिक्र किया, गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है। तो जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी एक वॉल तैयार की गई, तो उसमें गीता गोपीनाथ भी शामिल हुए। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला और दूसरी भारतीय है। महिलाओं में फर्स्ट है और भारतीय में माने तो सेकंड है, क्योंकि रघुराम जी राजन आईएमएफ से जुड़ चुके हैं। ठीक है, रघुराम जी राजन आईएमएफ के रह चुके हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, और गीता गोपीनाथ भी रह चुकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद 13 विश्व नेताओं में, जो 13 विश्व के 13 बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी ने 71% की उच्चतम ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग प्राप्त की है। सबसे ज़्यादा उच्चतम ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग किसको मिली है, नरेंद्र मोदी को मिली है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को 71% मिली है भाइयों। ठीक है, अमर जवान ज्योति को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया।
अमर जवान ज्योति। देखिए, भारत और पाकिस्तान का 1971 में एक युद्ध हुआ, तो उसके में जो हमारे सैनिक शहीद भी हुए हैं, उनके सम्मान में अमर जवान ज्योति 1972 में इंडिया गेट में के बिल्कुल नीचे बिल्कुल सेंटर में प्रारंभ की गई। 1972 में वो लगातार वहीं पर चल रही थी। इस बार क्या किया गया, इस बार इस अमर जवान ज्योति का विलय कहाँ कर दिया गया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो इंडिया गेट और के ज़्यादा दूर नहीं, वहीं पर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, इंडिया गेट के पास में ही। तो अमर जवान ज्योति का विलय अब कहाँ किया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में किया गया है। 1972 में अमर जवान ज्योति शुरू हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इंडिया गेट पर। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने 2022 में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। तो अगर पूछे कि इस बार किस राज्य की पुलिस को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला, जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस को मिला। ठीक है, गणतंत्र दिवस, ये जो सारी घटनाएं ये थोड़ी गणतंत्र दिवस के दौरान जो महत्वपूर्ण नहीं थी उन बारे में बात कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से एएसआई बाबूराम को सम्मानित किया गया। तो इस बार पूछा जा सकता है अशोक चक्र से किसको मिला, तो एएसआई थे बाबूराम। अशोक चक्र जानते होंगे कि शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर पूछे वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भाई हम कहेंगे परमवीर चक्र। लेकिन अगर पूछे शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। जब देश में युद्ध की घोषणा नहीं होती तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है वीरता के क्षेत्र में। समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक, एएसआई बाबूराम को अशोक चक्र और जम्मू कश्मीर की पुलिस सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला। मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल स्काई ब्रिज 721 है, जो चेक गणराज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसरो ने PSLV C53 मिशन लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C53 मिशन लॉन्च किया, ये हाल ही में हुआ है, तो इसका नंबर पूछा जा सकता है C53। ठीक है, DRDO ने हाई स्पीड एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया अभ्यास हीट। इसके बारे में जरूर देखना है ये क्या होता है। देखिए, भारत को मान लिया कोई अपना मिसाइल टेस्टिंग करनी है, मान लिया ऐसी मिसाइल टेस्ट करनी है जिससे कि भाई किसी दुश्मन देश के जहाज को टारगेट करने के लिए मिसाइल का परीक्षण करना है। अब एक तरह से उसके टेस्टिंग के लिए एक टारगेट भी होना चाहिए, वो टारगेट जहाज के रूप में होना चाहिए। तो अब ऐसा टारगेट चाहिए जो एक दुश्मन देश के अच्छे एडवांस जहाज के जैसा हो। तो उस मतलब अब हमें टारगेट चाहिए तो टारगेट का भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना पहले, टारगेट किस लेवल का है। तो ऐसा ही एक अभ्यास नाम का एक टारगेट सेट किया गया और वो जो टारगेट है उसका टेस्ट हुआ हाई स्पीड एरियल टारगेट। समझ में आ गया, टारगेट लिखा हुआ है, परीक्षण किया और उसका नाम क्या हो गया, अभ्यास हो गया। तो DRDO ने ही किया है इसको भी। तो DRDO पहले टारगेट बनाएगा, उसको टेस्ट करेगा और जब टारगेट खरा है तो अब उसको हिट करने वाली मिसाइल भी खरी मानी जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत अच्छा है। अभ्यास क्या है, तो एक टारगेट है। इसके बाद आते हैं अहमदाबाद को टाइम्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 2022 में शामिल किया गया है। विश्व के जो 50 महानतम बड़े अच्छे मतलब शानदार स्थान है उनमें किसको शामिल किया गया है, अहमदाबाद को शामिल किया गया। 2022 के विश्व के 50 अच्छे शहरों में या अच्छे स्थलों में किसको शामिल किया गया, सर्वश्रेष्ठ स्थलों में अहमदाबाद को शामिल किया गया। 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर भैया, चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड, ये याद रखना, ये जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड हुआ है भारत में पहली बार। भारत में अब से पहले शतरंज ओलंपियाड का आयोजन नहीं हुआ। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में हुआ, चेन्नई में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया, PM ने किया। और दूसरी बात, इसकी शुरुआत किस दिन हुई थी, जब राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई तभी इनकी शुरुआत हुई थी भाइयों, याद रखना ये भी।
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा? विक्रांत है। और ये किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड ने बनाया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत है, स्वदेशी, ठीक है। और किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड ने। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला क्या है? स्वदेशी विमान वाहक पोत है। किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड ने। भारत का पहला मेडिकल सिटी कौन है? इंद्रायणी मेडिकल सिटी है। कहाँ? पुणे में। तो या तो ये नाम आ सकता है, लेकिन ये तो पूछा ही जा सकता कहाँ है। भारत का पहला मेडिकल सिटी पुणे में बनाया जा रहा है, जिसका नाम इंद्रायणी होगा। अब याद रखना, ये पुणे में मेडिकल सिटी का मतलब क्या है? भारत का ये पहला ऐसा जगह होगी जहाँ पर प्रत्येक बीमारी का इलाज हो जाए। अभी क्या है कि अगर मान लिया किसी को एक बीमारी का, पर्टिकुलर बीमारी का इलाज कराना है, किसी बीमारी का इलाज दिल्ली में है, किसी का चंडीगढ़ हो रहा है, किसी का पता चल रहा है जी कोलकाता में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है सुविधा, किसी की मुंबई में सुविधा है, अहमदाबाद में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है ढूंढने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है लोगों को। अब ऐसे में पुणे ऐसा बनाया जा रहा है, भारत का पहला ऐसा शहर बनाया जा रहा है, एक विशेष तौर पर मेडिकल सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बीमारी का इलाज एक छोटे एरिया में ही शामिल हो जाए। मान लिया कोई ऐसी बीमारी मिल गई किसी को कि एक व्यक्ति को कुछ चेकअप कराने दिल्ली में और कुछ चेन्नई में, फिर पता चले जी उसको चेन्नई के बाद फिर वडोदरा में भी जाना है, तो वो तो बीमार व्यक्ति है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी बीमार व्यक्ति इस सिटी में घुस जाए तो उसकी प्रत्येक बीमारी का इलाज वहाँ पर संभव हो सके।